जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल का रिलेशन मिल गया तो हम लोगों ने पहला निकाला मोशन ऑफ चार्ज, दूसरा हम लोगों ने निकाला ट्रैजेक्टरी फॉलोड बाय द चार्ज, फिर हमने देखा मिल्किंस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, फिर हमने देखा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। सिंगल चार्ज की लास्ट प्रॉपर्टी देखिए, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। जिस तरीके से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है या पोजिशनल एनर्जी होती है, बिल्कुल वैसे ही चार्ज कंपोजिशन की एनर्जी होती है। चार्ज या तो अट्रैक्ट होते हैं या रिपेल होते हैं। इक्विलिब्रियम में जब वो होते हैं तो उनके बीच फोर्स मिनिमम होता है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होती है और वो मोस्ट स्टेबल स्टेट में होते हैं। तो ये तो लैंग्वेज में बोल रहे हैं ना, मैथमेटिक्स इन्वॉल्व क्या है? मैथमेटिक्स इन्वॉल्व अगर देखें तो नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसमें हम लोग को ये देखना है कि अगर किसी चार्ज के पास एक दूसरा चार्ज अरेंज हो रहा है टू मेक अ चार्ज बॉडी और टू मेक अ स्टेबल बॉडी, तो इस प्रोसेस में कितना वर्क हो रहा है, एसोसिएट काइनेटिक एनर्जी क्या, एसोसिएट पोटेंशियल एनर्जी क्या। आप इसको सिंपल वर्ड में समझिए, तब आपको समझ में आएगा कि किसी बॉडी के फॉर्मेशन की जो चार्ज की वजह से एनर्जी आनी है वो क्या है। बाकी तो ग्रेविटेशनल एनर्जी अपनी जगह है, मास एनर्जी अपनी जगह है। इस चार्ज से कंपोज हो रहा है तो चार्ज के इंटरेक्शन की वजह से इनके बीच में एक एनर्जी आ रहा है। बड़ा सिंपल सा एडजस्टमेंट है। अगर मैं कहता कि देयर इज अ चार्ज Q1, आगे चल के देखेंगे प्लस माइनस में क्या, अगर मैं कहता देयर इज अ चार्ज Q1 और इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P मैं रख देता, तो आपको पता है Q1 का r डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल होता वो आप लिख पाते 1/4πε0 Q1/r। अब अगर एक Q2 चार्ज यहाँ आना चाहता है टू मेक अ Q1 Q2 बॉडी, मीन्स अ बॉडी ऑफ चार्ज Q1 and Q2 having a charge separation r, Q1 Q2 at a distance r पर अगर मेंटेन होने की कोशिश करें तो एसोसिएट पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। फॉर एग्जांपल अगर दोनों लाइक है, फ्री करेंगे तो दोनों भाग खड़े होंगे, इसका मतलब इनके पास पोटेंशियल एनर्जी है जो फ्री करने पर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है। अगर दोनों अपोजिट चार्ज होंगे तो अपोजिट चार्ज का मतलब ये कि जैसे ही दोनों को फ्री करेंगे दोनों कोलैप्स हो जाएंगे। इसका मतलब है कि अगर ये होल्ड है एट सम डिस्टेंस पे तो इनके पास पोटेंशियल एनर्जी है, और जब इनको फ्री हो कर रहे हैं तो उसी पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन ये काइनेटिक एनर्जी में करेंगे और उस काइनेटिक एनर्जी से या तो कोलैप्स हो जाएंगे या तो फार सेपरेटेड हो जाएंगे और सिस्टम डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो स्टेप 1 चार्ज 1 का एट अ डिस्टेंस r पर पोटेंशियल V1 निकाले, और स्टेप 2 Q2 इज कमिंग नियर द Q1 एट अ r डिस्टेंस, तो इस प्रोसेस में वर्क डन हो जाएगा, या चार्ज इनकमिंग मल्टीप्लाइड इन पोटेंशियल विल बी द वर्क डन। चार्ज इनकमिंग इज Q2 और पोटेंशियल हियर इज द V1, Q2 V1, और यही एबिलिटी जो है वर्क की बाई charge Q2 or on charge Q2 will be the electrostatic potential energy of the charge Q1 and Q2। ये हो जाएगा Q2 V1। Now Q2 रहने दीजिए, V1 ओपन हो जाएगा 1/4πε0 Q1/r। ठीक से लिख लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी when two charges Q1 and Q2 are composing maintaining at a distance r to make a body is the 1/4πε0 Q1 into Q2 upon r, where r is the separation between the charge 1 and 2। और अच्छे से लिखें तो पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है तो चार्ज का साइन असाइन होगा। अगर ऐसा है तो U is to be written as 1/4πε0 plus minus Q1 plus minus Q2 upon R12। खास बात, पोटेंशियल एनर्जी में चार्ज का साइन असाइन करते हैं, इसका मतलब है या तो पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव आएगी या पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आएगी। अगर निगेटिव आई है तो अट्रैक्टिव कहते हैं इसको। सोच के देख लीजिए, एक प्लस एक माइनस होगा तब ना आएगा।
पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव, इसको अट्रैक्टिव कहते हैं। और अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इसको रिपल्सिव कहते हैं, यानी अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी इन इलेक्ट्रोस्टैट, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। तो किसी बॉडी में सिर्फ दो ही चार्ज थोड़े ना होते हैं, न्यूक्लियस में एंटर करेंगे तो आपको तो बंच ऑफ प्रोटॉन मिलेंगे ना। तो बंच ऑफ प्रोटॉन मतलब क्या, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5। तो हम ये जानना चाहते हैं कि कंपोजिशन ऑफ चार्ज में अगर हम जाए तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमने आपको दो चार्जेस के लिए दिखाया, अगर थ्री चार्जेस का कंपोजिशन होता तो कैसे लिखते, से द वन चार्ज इज Q1, अदर चार्ज इज Q2, फर्दर चार्ज इज Q3, दे आर कंपोजिंग टू मेक अ चार्ज बॉडी सिस्टम। खास बात, जितने पेयर बनेंगे उतने पेयर आपको असाइन करने पड़ेंगे, 10-10 एक पेयर, 10-10 दो पेयर, 10-10 तीन पेयर। मतलब इस चार्ज की ग्रुपिंग की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगी वो एनर्जी हो जाएगी 1/4πε0। कॉमन ले लीजिए, पहली पेयरिंग हो रही है दिस इंटू दिस अपॉन सेपरेशन बिटवीन 1-2, दैट इज द R12, मीन्स Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस दूसरी हो रही है 1 और 3 की पेयरिंग। तो 1 और 3 की पेयरिंग हो रही है तो हो जाएगा Q1 Q3 एंड सेपरेशन बिटवीन द 1 एंड 3 प्लस अभी आपके पास ये है और ये है, यानी कि थर्ड पेयरिंग जो हो रही है इज द Q2 Q3 अपॉन R23। दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द थ्री चार्जेस Q1 Q2 एंड Q3। अगर आपको क्लास 11th ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी याद हो तो वहां भी मास का कंपोजिशन आप लेते थे, M1 M2 M3 M4। तो आप देखते थे कितनी बार पेयरिंग होगी, M1 M2 के साथ, M1 M3 के साथ, M1 M4 के साथ, फिर M2 M3 के साथ, M2 M4 के साथ। हमारे कहने का मतलब है दो चार्ज है तो सिंगल स्टेप में ही एनर्जी मिल जाएगी, अगर तीन चार्ज है तो आपके पास थ्री कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, 1-2 का, 1-3 का एंड 2-3 का। दिस इज द, और यहाँ चार्जेस विथ साइन असाइन किए जाने हैं। मान लेते हैं 4 चार्जेस आर ग्रुप्ड, इससे ज्यादा नहीं आएगा, तो 4 चार्जेस अगर ग्रुप होंगे तो ये हो गया Q1 Q2 Q3 एंड Q4। देख लीजिए कितनी पेयरिंग होगी, 1-2 1, 1-3 2 हो जाएगा, 1-4 3 हो जाएगा, Q2 Q3 4 हो जाएगा, एंड Q2 Q4 5 हो जाएगा, एंड Q3 Q4 6 हो जाएगा। 6 बार आपको QQ/R लिखना पड़ेगा, यानी यहाँ पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q1 Q4 अपॉन R14 प्लस Q2, अब 1 का खत्म हुआ, 1 2 1 3 1 4, 2 का 1 से तो पहले ही हो गया था, देखिए 1 2 चाहे 2 1 बचिया के है, तो 2 का 2 3 2 4, तो Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस Q2 Q4 अपॉन R24 प्लस एक लास्ट बचा Q3 Q4 बचा हुआ है, यानी कि आपके पास हो गया Q3 इंटू Q4 अपॉन R separation between the 3 and 4. This is the formula which is to be used to calculate the electrostatic potential energy due to the charges Q1, Q2, Q3 and Q4। इससे कोई मतलब नहीं है कि ये रेक्टेंगुलर वर्टिसेस पर पड़े हैं या स्क्वायर वर्टिसेस पर पड़े हैं या किसी ऑर्बिटरी टेट्राहेड्रॉन पर पड़े हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, अगर 4 चार्जेस हैं तो आपको इनके कॉम्बिनेशन जनरेट करने चाहिए और हर कॉम्बिनेशन के बीच एक गैप आएगा। जैसे 1-2 का कॉम्बिनेशन सेट कर रहा है तो सेपरेशन बिटवीन 1 एंड 2। ये बिल्कुल क्लास 11 की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जैसा है, वहां भी ये बात बताई गई होगी। इसी को शायद ऐसे बताया गया हो कि अगर ये ट्रायंगल में चार्ज है, दिस इज चार्ज 1, दिस इज चार्ज 2, दिस इज चार्ज 3, या रेक्टेंगल में चार्ज है, दिस इज चार्ज 1, this is charge 2, this is charge 3, this is charge 4,
तो इस केस में आप देख लीजिए, एक कॉम्बिनेशन 1 2 का बनेगा, एक कॉम्बिनेशन 2 3 का बनेगा, एक कॉम्बिनेशन 3 1 का बनेगा, यानी 1 2 1 3 और 2 3, इसके अलावा कोई चौथा नहीं आएगा। तो साइक्लिक देख लीजिए 1 2 2 3 3 1, तीन ही स्टेप में हो जाएगा। तो 1 2 3, जब ये लेंगे तो 1 2 2 3 3 4 4 1 और 2 डायगोनल हो जाएगा 1 3 एंड 4 2, 6 बार। तो 1 2 3 4 5 6। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा, हाँ हेलो, पूछना है किसी को कुछ? हेलो, यस सर। हाँ बोलो। उज्जवल दुबे, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, आवाज उड़ रही है हवा में, तुम्हारा नेट कनेक्शन स्लो है। एनी डाउट कि हम आगे बढ़े? आप व्हाट्सएप पे डाउट पोस्ट कर सकते हैं। योर साउंड इज नॉट कमिंग क्लियर, इट इज लैगिंग एंड बफरिंग टू। तो अगर आपके डाउट हैं तो आप नोट कर लीजिए, व्हाट्सएप पे फोटो खींच के डाल दीजिएगा, मैं सॉल्व कर दूंगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? क्या मेरा साउंड भी बफर कर रहा है क्या? हेलो, नहीं सर, नो सर। नहीं सर। हाँ ठीक 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 है। उसके लिए उधर से जो बोल रहा है वो कंप्यूटराइज्ड आवाज आ रही है, तो पता नहीं चल रहा है क्या पूछ रहा है। अगर डाउट है आपके तो आप व्हाट्सएप से पर उसको पूछ लेंगे, तो हमको जब जब भी रात बिरात टाइम मिलेगा हम बैठेंगे तो हम उसको सॉल्व करके फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। वॉइस भी आपको उसमें दे देंगे अपना, सो दैट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकाला। 2020-21 बोर्ड के लिए एक प्रॉब्लम है जो आपसे पूछी जा सकती है 3 मार्क्स में। इन सीबीएसई बोर्ड, सीबीएसई का ज्यादा चांस है, इन उत्तर प्रदेश बोर्ड इट इज आस्क्ड इन 1 मार्क क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इज दैट कि एक चार्ज का सिस्टम है, उस सिस्टम में 3 चार्जेस है ऑन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल पर ऑरेंज है। अब उनमें कह रहा है कि 2 वर्टिसेस के चार्जेस दिए गए हैं, थर्ड वर्टिसेस का चार्ज मिसिंग है। थर्ड वर्टिसेस जो है उसका चार्ज मिसिंग है। मतलब वो डायग्राम देख के पूछ रहा है कि अगर हम चार्ज का एक अरेंजमेंट आपको दे दें वेरी सिमिलर टू दिस, ये चार्ज का अरेंजमेंट है एक, इसमें दिस इज ए और तो ऑब्वियसली ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, ठीक है। दिस एंड दिस इक्वल, ये a√2 हो जाएगा। इसमें कह रहे हैं कि दिस इज Q एंड दिस इज 2Q। तो पूछ रहे हैं यहाँ का चार्ज वैल्यू विथ साइन क्या होगा कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में मेंटेन हो। इक्विलिब्रियम की कई क्राइटेरिया है। इक्विलिब्रियम का एक क्राइटेरिया न्यूट्रलिटी है। इक्विलिब्रियम का एक क्राइटेरिया ये है कि नेगेटिव चार्ज, नेट इक्विलिब्रियम का दूसरा क्राइटेरिया ये है कि सारे चार्जेस का मिलके जब नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज निकालने जाए तो वो फोर्स 0 आ जाए। और तीसरा, इस तरह के क्वेश्चन में जो मेथड है वो ये कि हमारे पास, एक मिनट, एक बच्चे का माइक्रोफोन म्यूटेड है, हाउ इट इज टू बी मैनेज चैट टू उज्जवल टाइप मैसेज। एक मिनट बच्चा, नेट, एक मिनट बस, एक मिनट। तो यहाँ हमारे पास हम ये कह रहे हैं सिर्फ कि यहाँ एक अरेंजमेंट दिया है, इस अरेंजमेंट में हमसे पूछ रहा है कि यहाँ के चार्ज की वैल्यू और साइन बताइए जबकि हम इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लेके जाएं। तो बड़ी सिंपल सी बात है, पोटेंशियल एनर्जी लेस देन मतलब नेगेटिव और इक्वल टू 0 हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम मान लें कि से द प्लेस द चार्ज हियर इज कैपिटल Q से, तो उस केस में हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस अपॉन दिस। तो Q
into 2q upon a plus this upon this, that is 2q into q upon a root 2 plus, hello, plus this into this upon this, so this into this, that is q upon a, ये निकला। और यहाँ नेगेटिव होनी चाहिए या जीरो होनी चाहिए, जीरो करना हमारे लिए ज्यादा आसान है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आस्क द सिचुएशन u इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। लगा तो लेस देन भी चल सकते हैं, लेकिन जीरो कर दीजिए इसको, आपको वैल्यू पता चल जाएगी। जीरो से इक्वेट करेंगे यानी u पुट कर दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा q इंटू 2q अपॉन a प्लस 2q अपॉन a रूट 2 प्लस q अपॉन a इज इक्वल टू 0। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट a q कॉमन लेके थ्रो हो गया, उधर गायब हो गया, ये बचेगा 2q, ये बचेगा 2 कैपिटल Q अपान रूट 2, और ये बचेगा सिर्फ Q प्लस Q इक्वल टू 0। रूट 2 से जब इसको कैंसिल करेंगे तो रूट 2 हो जाएगा। नाउ यहां आपको मिल जाएगा 2Q प्लस रूट 2Q प्लस Q, आप Q कॉमन ले लीजिए, रूट 2 प्लस 1 इंटू Q इक्वल टू 0, इसको उधर थ्रो कर दीजिए, रूट 2 प्लस 1 इंटू Q इज इक्वल टू -2Q, यहाँ से आपको Q की वैल्यू मिल गई -2Q अपान रूट 2 प्लस 1। ये जो कैपिटल Q हमने असाइन किया उसकी वैल्यू जो है वो वैल्यू कम से कम इतनी होनी चाहिए, और वो भी साइन में नेगेटिव होनी चाहिए। अगर वैल्यू नेगेटिव टाइम्स दिस है तो उस केस में u की वैल्यू 0 होगी, और u की वैल्यू 0 होने का मतलब हैविंग नो पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी नहीं है तो एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क नहीं है, तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट में पड़ा रहेगा, ठीक है। और एक लाइन पर होता इक्विलिब्रियम का क्राइटेरिया पूछता, तो इक्विलिब्रियम का क्राइटेरिया हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ में ऑलरेडी देख रखा है, वहां हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ में इक्विलिब्रियम निकाला था। तो इक्विलिब्रियम नहीं पूछा था कि एनर्जी कंसिडरेशन बेसिस पर स्टेबिलिटी के लिए इस पॉइंट पर कितना चार्ज होना चाहिए। तो आंसर था अगर कैपिटल Q चार्ज असाइन कर रहे हैं तो इस सिस्टम की नेट पोटेंशियल एनर्जी 0 होनी चाहिए। स्टेप 1 नेट पोटेंशियल एनर्जी निकाले, स्टेप 2 0 होनी चाहिए, इक्वेट करा दिए, गेट द आंसर। सिंगल चार्ज की प्रॉपर्टी खत्म हुई, अब आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिक डाइपोल। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, हमको क्या बेनिफिट होने वाला है, और इसके रिलेवेंट पैरामीटर और एसोसिएट पैरामीटर क्या है। एक्चुअली में आपको पता है कि एटम या मॉलिक्यूल मोस्ट स्टेबल स्टेट में दो प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। पहली प्रॉपर्टी तो ये कि सारे ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉनों का नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियस में सिचुएटेड सारे प्रोटॉनों के पॉजिटिव चार्ज के साथ कॉन्साइड होता है, मतलब संख्या में तो बराबर होता ही है, टोटल पॉजिटिव इक्वल टू टोटल नेगेटिव, न्यूट्रल हो गया। और ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपने सर्कुलर या स्फेरिकल बनाया था ताकि सभी ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉनों का कॉमन सेंटर ऑफ मास न्यूक्लियस में सिचुएटेड प्रोटॉन्स के ऊपर कॉन्साइड कर जाए। अकॉर्डिंगली ये मोस्ट स्टेबल स्टेट है, लेकिन अगर इसने इलेक्ट्रिक फील्ड फेस कर ली तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव पर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाती है और नेगेटिव पर अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाती है। अकॉर्डिंगली ये पोलराइज हो जाएगा, और पोलराइज होते ही एक तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड खिंच जाएगा तो ये एन नेगेटिव हो जाएगा, दूसरी तरफ न्यूक्लियस खिंच जाएगा, ये एन पॉजिटिव हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द मास इज contributed by the positive protons। अकॉर्डिंगली हम लोड को थोड़ा बड़ा बनाते हैं और नेगेटिव को थोड़ा छोटा बनाते हैं। मतलब ये एक एटम या मॉलिक्यूल टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर रखता है, द फर्स्ट थिंग कॉल्ड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और दूसरा सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑल ऑफ द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन
have to coincide with the center of mass of positive protons in the nucleus. अब ये मोस्ट स्टेबल स्टेट में है, इलेक्ट्रिक फील्ड फेस किया, पोलराइज हो गया, पोलराइज होने पर एक एंड नेगेटिवली चार्ज हो गया, एक एंड पॉजिटिवली चार्ज हो गया. नाउ दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल. हम प्रूव करेंगे कि अगर इसकी एनर्जी हमने सॉल्व की -40 जूल आई से, तो जब इसकी एनर्जी निकालेंगे तो -20 जूल आएगा. किसकी एनर्जी ज्यादा है कौन बताएगा? स्ट्रक्चर 1 की एनर्जी ज्यादा है कि स्ट्रक्चर 2 की एनर्जी ज्यादा है? सोच के बोलिएगा. किसकी? फर्स्ट की एनर्जी ज्यादा है कि सेकंड की एनर्जी ज्यादा है? सेकंड की. इसमें +20 ऐड करेंगे, +20 जूल, तब ये मिलेगा. इसका मतलब दिस इज +20 जूल ग्रेटर विथ रिस्पेक्ट टू दिस. इसका मतलब है कि है तो निगेटिव, नो डाउट, मतलब स्टेबिलिटी मेंटेन है, लेकिन हमने मोस्ट नेगेटिव से लीस्ट नेगेटिव कर दिया, एनर्जी बढ़ गई. यानी जब एक एटम या मॉलिक्यूल को पोलराइज किया जाता है तो इस प्रोसेस में स्टेबिलिटी पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एनर्जी बढ़ जाती है. अब आप मोबाइल चार्जिंग की जरा बात कीजिए, तो आपने मोबाइल चार्जिंग में देखा है, चार्जर जोड़ देते हैं आप तो आपको एक बैटरी में, उसमें मोबाइल के ऊपर डायलॉग बॉक्स में दिखाता है कि +20%, 30%, 40%, 50%. वो क्या बता रहा है? मोबाइल में जो लिथियम की बैटरी है, खोल के देखिएगा, लिथियम आयन बैटरी लिखा होगा, वो Li+ है. मतलब उसका एटम जो है वो एटम ऐसा है कि जब आपने चार्जर लगाया तो उस चार्जर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई. उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने लिथियम एटम के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, पॉजिटिव ये +2- होता है, इसमें जो लिथियम के एटम है उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर हो गए, ठीक है, पर एटम के, और उसका न्यूक्लियस इधर ढकेला गया. ठीक है, अगला देखें, मतलब पर लिथियम एटम नाउ स्टार्ट टू पोलराइज. यही काउंट हो रहा है 1%, 2%, 3%, 4%, और आप समझ रहे हैं बैटरी चार्ज हो रही है. ठीक समझ रहे हैं, क्योंकि बैटरी चार्ज होने मतलब एनर्जाइज हो रहे हैं ये. ठीक है, तो ये पहले इस स्टेट में थे, आपने चार्जर लगा करके इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की, उस इलेक्ट्रिक फील्ड से लिथियम के एटम पोलराइज होने लगे, 2%, 10%, 25% करते करते पूरी बैटरी के सारे लिथियम एटम, जब एक लिथियम बैटरी हो, थोड़ा सस्ता होगा तो उस केस में कैडमियम बैटरी होगी. कैडमियम पॉइजन होता है, इसका डिस्पोजल थोड़ा दूसरा होता है, और हम लोग कॉन्शियस नहीं है, कहीं भी बैटरी फेंक देते हैं, इसीलिए कैडमियम का उपयोग अब नहीं होता. इसके अलावा आज की डेट में आयरन और निकेल का इस्तेमाल किया जाता है टू मेक द बैटरी. अदरवाइज सबसे अच्छी बैटरी लिथियम आयन बैटरी मानी जाती है, क्योंकि कोई पॉल्यूशन नहीं है. ठीक है, फिलहाल हमें उससे मतलब नहीं है पॉल्यूशन है कि नहीं है, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि बैटरी को चार्ज करने का मतलब एक स्टेबल एटम या मॉलिक्यूल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस से पोलराइज करना है. जब एटम या मॉलिक्यूल पोलराइज हो जाते हैं तो केमिस्ट्री में आप पोलर नॉन पोलर वर्ड लेके आते हैं, तो ये पोलर कहलाएगा, ये नॉन पोलर कहलाएगा. फिजिक्स में सिर्फ इतना ही मतलब है कि नॉन पोलर से ज्यादा एनर्जी पोलर के पास होती है. एंड किसी भी एटम या मॉलिक्यूल को हम पोलराइज करके उसकी एनर्जी बढ़ा सकते हैं और वापस डिमांड करेंगे तो ये अपने स्टेबिलिटी के लिए स्ट्रगल करता हुआ वापस अपनी पुरानी स्टेट में चला जाएगा. इस प्रोसेस में जितनी एनर्जी एक्स्ट्रा थी वो सब हमें वापस कर देगा. उसी एनर्जी का इस्तेमाल हम एज अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी करने वाले हैं. यानी जो सेल आप यूज कर रहे हैं वो सेल इलेक्ट्रिक डाइपोल के प्रिंसिपल पर काम कर रहा है. तो व्हाट आर द इलेक्ट्रिक डाइपोल? आपके सिलेबस में कहा गया टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, दैट इज -q and +q, separated by a small or finite distance constitutes an electric dipole. Definition में कहा गया इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं, एट अ फाइनाइट सेपरेशन पर होते हैं, इन्हीं को इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं. रियल में ऐसा कुछ नहीं है, एक पोलराइज्ड एटम या मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है. अब अगर आप देखें तो आपको पता है कि +2- इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो -2+ एक एरो जनरेट किया गया, नाम रखा गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट. आगे चल के इस पैरामीटर P, जिसका नाम इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है, का इस्तेमाल हम इस बात के लिए करेंगे कि एटम या मॉलिक्यूल इस स्टेट में है
कि एटम या मॉलिक्यूल डाइपोल स्टेट में है। क्यों? क्योंकि एनर्जाइज्ड स्टेट की हमें जरूरत पड़ने वाली है एज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर ऐसे है तो इसका P 0 आएगा, और अगर ऐसे है तो इसका P ग्रेटर देन 0 आएगा, दैट इज हैविंग सम वैल्यू। तो P निकालते कैसे हैं, यानी P क्या है? इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, is a vector quantity. Its direction is from minus q2 plus q. And if P survives, then this confirms that atom or molecule are in the state of dipole. और अगर P survive नहीं करेगा तो मतलब होगा कि वो most stable ground state में है। इस P की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला दिया गया, वैल्यू ऑफ, यानी साइन नहीं लेते हैं, वैल्यू ऑफ और मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन ऑफ द चार्जेस मल्टीप्लाइड बाय फाइनाइट सेपरेशन। ये 2L बहुत कम है, इसलिए बॉन्ड लेंथ है। तो बॉन्ड लेंथ तो एंगस्ट्रॉम में होते हैं। आपने बहुत सारे बॉन्ड पढ़े होंगे, जैसे इलेक्ट्रिक है, कोवेलेंट है, कोऑर्डिनेशन है, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड तो जेम्स बॉन्ड है। ठीक है, जेम्स बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा ये। ठीक है, तो पूछ लीजिएगा सर से कि जेम्स बॉन्ड इज विच काइंड ऑफ बॉन्ड और कैसी स्टेबिलिटी बनती है। फिलहाल अगर कोई एटम या मॉलिक्यूल इस तरीके का है तो उसके लिए आपको P कैलकुलेट करके देखना चाहिए। तो कैसे कैलकुलेट करें, तो डेफिनेशन हो गई। अच्छा, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? कूलम्ब मीटर, Q इन कूलम्ब, L इन मीटर, यानी हो जाएगा कूलम्ब मीटर। ये इसकी यूनिट हो गई। इसी की सीजीएस यूनिट होती है, केमिस्ट्री में यूज करेंगे डिबाई। डिबाई, डिबाई इज द सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। मान लेते हैं हमको निकालना पड़ता, तो कैसे निकालते? हम आपको 2-4 का निकाल के दिखा दे रहे हैं, 2-4 आर्बिट्रेरी निकाल के दिखा दे रहे हैं, 2-4 नोन का निकाल के दिखा दे रहे हैं। जैसे मैं पूछता कि कार्बन डाइऑक्साइड इज पोलर और नॉन पोलर, तो क्या किसी को पता है कार्बन डाइऑक्साइड पोलर होता है कि नॉन पोलर होता है? हेलो, नॉन पोलर होता है सर, नॉन पोलर होता है। नॉन पोलर होता है। अच्छी बात है, सही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का अगर आप बॉन्ड डायग्राम बनाएंगे तो आएगा डबल माइनस टेट्रा प्लस डबल माइनस, ये शेयरिंग की वजह से ना। 2 माइनस और 2 प्लस मिला के एक डाइपोल बनेगा, -2 प्लस, इसका P आएगा। ठीक है, हो जाएगा 2E का चार्ज हो जाएगा इंटू बॉन्ड लेंथ हो जाएगा, और ये वाला 2 प्लस और ये वाला 2 माइनस मिला के एक और बनेगा, ये तो कैंसिल हो गया ना। ये भी तो P ही आएगा सिमेट्री बेसिस पर। अपोजिटली वेक्टर जनरेट हुए हैं, इसका मतलब है इसका P नेट जब निकालने जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड नॉन पोलर होता है। नॉन पोलर मतलब इस तरह से उसको सिंबॉलिकली बनाया जाना चाहिए। अगर मैं यही बात कहता वाटर के लिए, तो वाटर इज द हाईली पोलर। कैसे? वाटर की अगर बात करें तो वाटर में बॉन्ड डायग्राम अगर बनाए तो बॉन्ड डायग्राम होता है दिस, ये बॉन्ड डायग्राम होता है। ठीक है, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, -2 प्लस, ये एक डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। वैल्यू ऑफ द चार्ज इज 1e एंड दिस इज द बॉन्ड लेंथ, तो 1e इंटू बॉन्ड लेंथ ये निकल जाएगा, वही चीज तो इसका भी होगा, चार्ज इंटू बॉन्ड लेंथ, और इन दोनों का रिजल्टेंट ये एंगल होता है 109 डिग्री 24 मिनट। ये वैल्यू में P है, ये वैल्यू में P है, और ऐसा दिस एंगल है, तो अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ दिस कॉस थीटा, यानी सॉल्व करेंगे तो आपको नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मिलेगा दिस। इसका मतलब है वाटर मॉलिक्यूल पोलर होते हैं। मीन्स वाटर मॉलिक्यूल को डायग्रामेटिकली एक्सप्रेस करें तो ऐसे बनाना चाहिए, और इसका P नेट जो है वो सरवाइव करेगा। अब मान लेते हैं, ये तो चलिए कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो गई, और ये जो है वाटर मॉलिक्यूल की बात हो गई। NaCl की बात कर लीजिए, NaCl भी हाईली पोलर होता है। कैसे कैसे पता चलेगा? Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, तो आपको पता है +2 माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, -2 प्लस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। नाउ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो जाएगा वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ये लेंगे तो भी 1e का चार्ज है, ये लेंगे तो भी 1e का चार्ज, यानी 1e का चार्ज हो गया, इनटू ये अगर बॉन्ड लेंथ दे देता फिर दिस इज 0.1 एंगस्ट्रॉम, तो ये 12 की जगह आ जाएगा, दैट इज 0.1 एंगस्ट्रॉम।
ये खुल जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से, और ये खुल जाएगा 10⁻10 मीटर से। यूनिट चली जाएगी कूलम मीटर में। आपको पता चल गया कि Na+Cl- इज अ डाइपोल। और अगर सिंबॉलिकली बनाना पड़ रहा है कि पोलर या नॉन पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस कीजिए, तो ये फॉर्मेट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप जितने भी कंपाउंड है उन सभी के बारे में जान सकते हैं, पोलर या नॉन पोलर। खास बात क्यों जानना चाहते हैं? इसलिए जानना चाहते हैं क्योंकि अगर इस स्टेट में ऑलरेडी है तो इसको अगर हम कुछ ऐसा करें कि ये वापस अपने ग्राउंड स्टेट में चला जाए, यानी नॉन पोलर स्टेट में चला जाए, तो एनर्जी फ्री कर देगा। और अगर इस स्टेट में है तो फिर इसके ऊपर चार्जर लगाना पड़ेगा हमको, चार्जर लगा के हम उसको पोलर कर देंगे। तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नेचर में ऑलरेडी ऐसे कौन कौन से एटम्स, मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड है जो डाइपोल स्टेट में है। उनको चूज सकते हैं हम, मीन्स उनकी एनर्जी हम सक कर सकते हैं, और वो एनर्जी हम एज अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज कर लेंगे, और वो आपको दुआएं देगा क्योंकि वो मोस्ट स्टेबल स्टेट में जा रहा है। यहाँ रनिंग आउट ऑफ टाइम दिखा रहा है, अभी 5 मिनट में ये कट जाएगा। हम लोग री लॉग इन करेंगे और आगे की क्लास फिर से कंटिन्यू करेंगे। आइए मान लेते हैं कोई आर्बिट्रेरी दे देता बना के और कहता इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बताइए। देखिए आईएससी बोर्ड 2021 के लिए इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में 2017 में आया हुआ है, तो और उत्तर प्रदेश बोर्ड में भी आ चुका है, आ सकता है क्योंकि 2015 के पहले आया है। क्वेश्चन इज दैट एक इक्विलेटरल ट्रायंगुलर फॉर्मेट दिया है, यहाँ दिया है -q चार्ज है, यहाँ दिया है -q चार्ज है, यहाँ दिया है +2q चार्ज है, ए है, ए है, ए है। पूछा है इस सिस्टम का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बताइए। इस सिस्टम का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऐसे निकलेगा कि दिस इज -q, इसको देखिए -q, इसको देखिए +q, तो +2q में से एक +q, दूसरा देखिए +q, और इसको देखिए -q। क्लियर है? और इन दोनों के बीच तो बनेगा नहीं, यानी -q2 +q एक डाइपोल हो गया। कितनी वैल्यू हो जाएगी? स्ट्रेंथ ऑफ द चार्ज इनटू गैप बिटवीन द चार्ज ए। भाई -q +q के साथ नहीं बनाएगा, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। -q इसके एक +q के साथ एक डाइपोल क्रिएट कर लेगा, ठीक है। और इसका एक +q बचा हुआ है, वो +q इस -q के साथ एक दूसरा डाइपोल क्रिएट कर लेगा। दो वेक्टर हो गए। देखिए ये भी तो p हो गया, इसका तो q इंटू ए। इसको आगे बढ़ाइए, इसको आगे बढ़ाइए, बीच में एंगल कितना आएगा? अगर इसी के पैरेलल हम यहाँ खींच लेते हैं ऐसे, यानी दिस डाइपोल इज दिस, ये ऐसे, तो एंगल क्या होता है? ये होता है ना हेड टू हेड के बीच जो गैप होता है, ये कितना एंगल लेंगे? 120 की 60। इस डाइपोल और इस 60 कितना 60। हाँ सही है, मतलब बात समझा रही। इसको उठा के यहाँ रख दीजिए, दोनों क्रॉस हो जाए, हेड टू हेड के बीच चल लीजिए, ये एंगल तो 60 आएगा। इसका मतलब है एक डाइपोल मोमेंट है QA, दूसरा डाइपोल मोमेंट है QA, अब बीच का एंगल है 60। कितना हो जाएगा? नेट डाइपोल मोमेंट हो जाएगा √, दिस स्क्वायर q स्क्वायर a स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर दैट इज q स्क्वायर a स्क्वायर प्लस ट्वाइस q इंटू ए पहला वाला, q इंटू ए दूसरा वाला, cos 60 होता है 1/2, कैंसिल हो जाएगा। q स्क्वायर ए स्क्वायर एक बार, q स्क्वायर ए स्क्वायर दो बार, q स्क्वायर ए स्क्वायर 3 बार, यानी q स्क्वायर ए स्क्वायर 3 बार। q स्क्वायर ए स्क्वायर में से qa बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा √3। आंसर है qa √3, यानी इस सिस्टम का नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है QA √3। तो इस तरीके से और भी टेस्ट दे देगा। एक और देख लीजिए, क्योंकि चांस है इसका लाने का, तो 1 नंबर 2 नंबर के लिए एक और देख लेते हैं। अगर मैं आपसे कहता कि दिस इज -2q, दिस इज +3q, and this is -q, and this is at a separation A, this is at a separation A। और अब कहता आपसे बताइए इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करते? तो ऐसे देखिए आप कि -2q और +2q एक कॉम्बिनेशन हो जाएगा, -2q
2q एक कॉम्बिनेशन हो जाएगा, और अभी इसमें +1q बचा हुआ है, +1q इसका और इसका -1q, क्लियर है? -1q ना, ये कितना है a, ये कितना है, आपको पता है -2 प्लस ये डायपोल मोमेंट हो जाएगा और -2 प्लस ये डायपोल मोमेंट हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा? हेलो हेलो, आ रहा है सर। सर समझ में आ रहा आ है? गया सर। अच्छा ठीक है। यस सर। हाँ, इसीलिए चेहरे तो दिख नहीं रहे Yes, आप लोगों sir. की, हम आप लोगों का भाव जाने कि भाव क्या है, 2 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, 50 रुपए किलो, भौंकते रहना है बस। तो इस वजह से जो है, चलिए ठीक है, अच्छी बात है, समझ में आना भी चाहिए। तो इसका -2q + 2q, इसका एक हो जाएगा कितना, चार्ज की वैल्यू, तो साइन तो साइन करते हैं, इसका डायपोल मोमेंट हो जाएगा चार्ज की वैल्यू इनटू सेपरेशन, और इसका हो जाएगा चार्ज की वैल्यू इनटू सेपरेशन। ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे? हेलो, ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे नेट निकालने के लिए? सब्ट्रैक्ट सर। सब्ट्रैक्ट करेंगे। हाँ, अपोजिटली आया है ना, इसका मतलब है ये ज्यादा है, ये तो है, इसका मतलब है फाइनल डायपोल मोमेंट आएगा दिस इन डायरेक्शन, और वैल्यू हो जाएगा q इंटू ए, यानी नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। हेलो, आज नेहा तिवारी नहीं है क्या भाई? हेलो, नहीं सर है तो। अच्छा हो, हम तो अच्छा, आवाज नहीं आ रही है। ठीक 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 सर ठीक, तब से तो बोल रहे थे। अच्छा ठीक है, हमके आज गायब हो लग रहा है। ठीक ठीक ठीक, अच्छा है। इसका मतलब है कि ये जो नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है वो इस डायरेक्शन में पड़ेगा, वैसे डायरेक्शन नहीं पूछता है, वैल्यू आपको निकालने आना चाहिए, वो वैल्यू है q इंटू ए। इस तरीके से मान के चलिए कि इलेक्ट्रिक डायपोल एक पोलराइज्ड एटम या मॉलिक्यूल होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को फेस करने की वजह से बनता है। अगर हम उसको वापस स्फेरिकल सिमेट्री में ले जाए, क्या मतलब है स्फेरिकल सिमेट्री का? मतलब एकदम गोल हो जाए, एटम को इसीलिए गोल माना गया, गोल इसलिए कि ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉनों का कॉमन सेंटर ऑफ मास न्यूक्लियस में सिचुएटेड प्रोटॉनों के कॉमन सेंटर ऑफ मास से कॉन्साइड होना चाहिए। तो अगर शायद आपने केमिस्ट्री में क्वाड्रप जो वर्ड पढ़ा होगा, क्वाड्रप मतलब ऐसे इस तरीके का कुछ, या डिफार्म्ड, वो इस तरीके का कि ये न्यूक्लियस हो गया और इलेक्ट्रॉन क्लाउड पता चल रहा है ऐसे हो गया, ये अगर ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया मतलब इसको इलिप्टिकल कहते हैं बोर समरफील्ड मॉडल में। तो न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्फीयर ना हो करके अगर ये इलिप्टिकल हो गया तो सारे इलेक्ट्रॉनों का कॉमन सेंटर ऑफ मास न्यूक्लियस में सिचुएटेड सारे प्रोटॉनों के सेंटर ऑफ मास से कॉन्साइड नहीं होगा, और अगर ऐसा है तो हैविंग सम एडिशनल एनर्जी, और इसकी इस फॉर्मेट को जिसमें ये है तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल लेकिन फिर भी ये कुछ एडिशनल एनर्जी रख सकता है, इज द इलेक्ट्रिक डायपोल और पोलर मॉलिक्यूल। अब आइए इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो ये क्या बिहेवियर शो करेगा। जैसे हमने कहा बैटरी को हम चार्जर अप्लाई कर, बैटरी पर चार्जर अप्लाई करके हम उसके अंदर एटम्स या मॉलिक्यूल को मोर पोलराइज करते हैं, इस प्रोसेस में एनर्जी स्टोर हो जाती है, और अब उसको नॉन पोलर में बदलने देते हैं तो वो एडिशनल। तो अगर हम डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरैक्शन देखें तो सबसे पहला डेरिवेशन देखना होता है टार्क एक्सपीरियंस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। जब डाइपोल बन जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड फेस करता है तो उसके ऊपर एक टार्क आता है, वो टार्क कितना आता है और वो टार्क हम कैसे विजुलाइज कर सकते हैं ये देखिए। टार्क एक्सपीरियंस बाय अ डाइपोल, टार्क एक्सपीरियंस, टार्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ डाइपोल। होता क्या है रियल में, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरह की है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। नथिंग इज गिवन तो हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, रियल में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही आपके सिलेबस में है। अलग बात है कि हम साइड में रफ वर्क करके आपको दिखा देंगे कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो डाइपोल कैसे रिएक्ट करेगा, और आईआईटी और नीट के लिए जरूरी है, अदरवाइज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इस साल नहीं पढ़ना है। अगर ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी चार्ज की वजह से प्रोड्यूस हुई होगी और कोई डाइपोल यहां अपीयर हो गया तो उसका कैसा बिहेवियर आएगा। से
this is an electric dipole having the charge minus q plus q and at a separation 2l। और अब इसको जैसे ही हम फ्री छोड़ेंगे, देखिए डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में एट एन एंगल थीटा पर है, चाहे यहां देखिए चाहे यहां देखिए, कहीं भी रेफरेंस लाइन खींच के देख लीजिए, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो डाइपोल है के बीच में आपको एक एंगल मिल रहा है थीटा। हुआ ये होगा रियल में कि जैसे ही डाइपोल ने इस इलेक्ट्रिक फील्ड को फेस किया होगा, जो माइनस क्यू है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट फोर्स गेन करेगा, ये हो जाएगा फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज। और उसी टाइम पर जो प्लस क्यू है वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स गेन करेगा एफ प्लस। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, चार्ज स्ट्रेंथ बराबर है, तो ये इक्वल एंड अपोजिट है। एफ नेट 0 हो गया जो कि इक्विलिब्रियम की पहली कंडीशन है, मतलब ना ये राइट साइड में शिफ्ट हो पाएगा ना लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो पाएगा, जितना उधर खींचा रहा है उतना ही इधर भी खींचा रहा है, तो इसका एफ नेट हो गया 0। लेकिन ये टर्निंग टेंडेंसी है, ये अपने सेंटर ऑफ मास से रोटेट कर जाएगा। कैसे? अगर आप एफ माइनस को पीछे करें तो दिख रहा है एफ प्लस के पैरेलल। अब ये लाइन, ये डिस्टेंस अगर ढूंढ लें तो दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एफ माइनस एंड एफ प्लस। और आपको पता है फोर्स मल्टीप्लाइड इन परपेंडिकुलर डिस्टेंस कॉन्स्टिट्यूट्स अ टार्क, और यहाँ इक्वल फोर्सेस है तो टार्क को कपल के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब है ये अगर हम ढूंढ लें अंडर द नेम डी परपेंडिकुलर, तो इस केस में हमारे पास टार्क आ जाएगा। वो टार्क कैसा होगा? इसकी टेंडेंसी है ऐसे और इसकी टेंडेंसी है ऐसे, यानी इसको अलाइन कर रहा है, अलाइन, रोटेटिंग, आर ट्राइंग टू रोटेट द डाइपोल टू मर्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो क्यों ऐसा कर रहा है? क्यू में जाने से पहले कितना टार्क आ रहा है ये देख लेना चाहिए। तो टार्क के लिए आपको दिख रहा है वैल्यू ऑफ एनी वन ऑफ द फोर्सेज, आइदर फोर्स ऑन पॉजिटिव और फोर्स ऑन नेगेटिव, मल्टीप्लाइड विथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेज। अब आप ऐसे समझिए कि फोर्स तो क्यू ही हो जाएगा ना, वैल्यू इज द क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द ई, सो द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज इज क्यू ई। डी परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा? लगा दीजिए तो साइन थीटा इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, आपको मिल जाएगा डी परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 2l साइन थीटा। इस फिगर से डी परपेंडिकुलर आपको मिल जाएगा 2l साइन थीटा। अकॉर्डिंगली ये हो जाएगा 2l साइन थीटा, क्यू ई इंटू 2l साइन थीटा। आपको पता है चार्ज स्ट्रेंथ इंटू दिस विल बी द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो Q इंटू 2l विल बी द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P, और ये हो गया E, ये हो गया साइन थीटा। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टार्क रिटन एज PE साइन थीटा। ये डिराइव करेंगे। साइन थीटा है तो आपको पता है P फॉर डाइपोल मोमेंट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, टाउ इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, और साइन थीटा से पता चल रहा है क्रॉस, ये होता है टाउ इज इक्वल टू वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। अगर आपको दे दे ट्वाइस कैप आई प्लस थ्राइस कैप जे प्लस 4 कैप के, आपको दे दे -1 कैप आई प्लस 2 कैप जे प्लस 9 कैप के, तो क्रॉस प्रोडक्ट से आपको टार्क के लिए वेक्टर मिलेगा टाउ एक्स कैप आई प्लस टाउ वाई कैप जे प्लस टाउ जेड कैप के। आपका काम यहीं से हो जाएगा। अब इस टार्क में आइए, तो ये टार्क 0 कब होगा? ये टार्क 0 तब होगा जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा, और थीटा 0 होने का मतलब अलाइनमेंट हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो डाइपोल रोटेट होके इस इलेक्ट्रिक लाइन पर अलाइन होगा तो ये माइनस क्यू हो जाएगा, ये प्लस क्यू हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। माइनस क्यू अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स गेन करता है, ये फोर्स ऑन माइनस हो जाएगा, ये इन द डायरेक्शन फोर्स गेन करता है, एफ प्लस हो जाएगा। अब एक ही लाइन पर खिंचा रहा है, एफ नेट 0 हो गया और टाउ नेट भी 0 हो गया। दिस इज द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ अ डाइपोल। इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ अ डाइपोल इज अ स्टेट
in which there are three parameters. The first one is that tau net is 0, F net is 0, और आगे चल के डाइपोल की एनर्जी निकालेंगे तो आएगा मोस्ट नेगेटिव। यानी डाइपोल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में एट एनी एंगल पर पड़ता है तो एफ नेट तो 0 होता है, लेकिन टाउ नेट 0 नहीं होता। टाउ नेट 0 ना होने की वजह से वो रोटेशनल टेंडेंसी में इन्वॉल्व हो जाता है। और एक केस ऐसा आता है जब वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर अलाइन हो जाता है। इस अलाइनमेंट के केस में न तो उसके ऊपर फोर्स आता है न उसके ऊपर टार्क आता है। और जब एनर्जी निकालेंगे तो देखेंगे सबसे लोएस्ट एनर्जी स्टेट डाइपोल की आएगी, तो वो तो आगे देखेंगे। ये जो स्टेट है डाइपोल की जिसमें वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर अलाइन हुआ है, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ अ डाइपोल। आपके सिलेबस में इतना ही है, थोड़ा बाहर निकलिए। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती लाइक दिस और इसमें हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को फ्री कर देते, तो चलिए मान लेते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी एंगल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी एंगल, हमने एक डाइपोल को ऐसे फ्री किया, दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई। आपको पता है इधर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है तो माइनस क्यू पर अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड पर फोर्स लगेगा और काफी हाई वैल्यू का लगेगा, जबकि इधर प्लस क्यू पर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। हियर फील्ड इज वीक तो फोर्स होगा कम। क्या यहाँ एफ नेट 0 है? आंसर है नो, यहाँ एफ नेट 0 नहीं है। मीन्स यहाँ पे इन फोर्सेस का डिफरेंस सर्वाइव करेगा। उस डिफरेंस के सर्वाइव करने की वजह से एफ नेट हो जाएगा, एफ नेट भी सर्वाइव कर रहा है और फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर, ये कॉमन सेंटर ऑफ मास सही होगा। फिर आप ये डिस्टेंस ढूंढ लीजिए, अगर ये कॉमन सेंटर ऑफ मास है तो फोर्स और ये डिस्टेंस ये टार्क हो जाएगा और यहां से ये, तो ये आपको करना नहीं है, बस बता रहे हैं। ये वाला फोर्स इनटू दिस और इससे टार्क निकल जाएगा, टाउ नेट भी आ जाएगा। यानी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब डाइपोल एट एनी एंगल पर होता है तो उस केस में उसके ऊपर फोर्स और टार्क दोनों लगता है। चलिए छोड़ दीजिए, फोर्स की वजह से ये खिसकेगा और साथ में रोटेट भी करेगा। एक केस ऐसा होगा जब वो अलाइन हो जाएगा, तो क्या अलाइन होने के बाद की स्टेट इक्विलिब्रियम स्टेट होगी? तो आंसर है नो। क्यों नहीं होगी? टाउ नेट या एफ नेट में से कोई भी एक अगर जिंदा है तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं होगा। जैसे अगर ये अलाइन हो जाए तो अलाइन होने के बाद ये आपको ऐसे दिखेगा, ये देखिए, अब ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है एंड जैसे ही फ्री करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स क्रिएट हो जाएगा दिस, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स क्रिएट होगा दिस, बट फोर्स स्मॉल बना रहे हैं क्योंकि वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका मतलब है एफ नेट 0 नहीं हुआ, नेट माइनस क्यू की तरफ ये खींचता चला आएगा, हो सकता है बाहर निकल आए। एफ नेट सर्वाइविंग, लेकिन टाउ नेट तो नहीं आएगा ना। क्यों? क्योंकि इसको पीछे बढ़ाएंगे, इसको पीछे बढ़ाएंगे, कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन कॉन्साइड हो गई। तो टाउ नेट तो 0 कर लिया इसने अपने आप को अलाइन करके, लेकिन एफ नेट कभी 0 नहीं कर पाएगा। इसीलिए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल कभी भी स्टेबल स्टेट में नहीं होता है। ठीक है, तो हो सकता है 1 मार्क्स में पूछ रहे कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल की इक्विलिब्रियम स्टेट के बारे में बताएं। तो आप बता सकते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एनी एंगल क्राइटेरिया लेंगे तो एफ नेट टाउ नेट दोनों आएगा, तो इट इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। और जब ये अलाइन भी हो जाएगा तो उस केस में टाउ नेट तो 0 हो जाएगा, लेकिन दोनों चार्जेस इक्वल फोर्सेस नहीं गेन कर रहे हैं, इस वजह से एफ नेट कभी 0 नहीं होगा। तो कभी भी हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रेस्ट में या इक्विलिब्रियम में नहीं रख पाएंगे। दूसरा हम लोगों को देखना है वर्क डन। अगर हम चाहते हैं इसको घुमा के किसी नई ओरिएंटेशन में ले जाए तो हमें वर्क करना पड़ेगा। क्यों वर्क करना पड़ेगा? इसलिए वर्क करना पड़ेगा क्योंकि जैसे ही ये एट एनी एंगल पर आएगा तुरंत इलेक्ट्रिक फील्ड
इस पर एक चार्ज एक्सर्ट करके इसको अलाइन करने की कोशिश करेगी। यानी हम लोगों को देखना पड़ेगा वर्क डन टू रोटेट अ डाइपोल। फिर देखना पड़ेगा कि एटम या मॉलिक्यूल जब डाइपोल स्टेट में होते हैं तो उनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी होती है। कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी होती है? क्योंकि उसी एक्स्ट्रा एनर्जी का इस्तेमाल हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी या बैटरी के डिस्चार्जिंग के टाइम पर पाई जाने वाली करंट या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इन्वॉल्व करेंगे। तो दूसरा हमें निकालना पड़ेगा डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है। तीसरा हमें निकालना पड़ेगा कि डाइपोल की अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि प्लस क्यू और माइनस क्यू दो चार्ज है, तो किसी पॉइंट पर हाथ रखेंगे तो दोनों की रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी। तो उस केस में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल निकालना होगा। ये हम लोग देखेंगे संडे को। बीच में कोई लेक्चर नहीं है, लेक्चर फ्रॉम संडे। थैंक यू सर। ओके, Thank you, sir. फ्रॉम संडे। लेते हैं ब्रेक, मिलेंगे नेक्स्ट संडे को। कोशिश करेंगे नेक्स्ट संडे को थोड़ा सर बता दें। हाँ सर बोलो नेहा। सर हम आपको क्वेश्चन भेजे थे हाँ व्हाट्सएप पे, बेटा, हम उसको दिन भर सॉल्व बाहर कर रहते हैं। दीजिएगा। अभी हाँ अभी हम सॉल्व करके भेज देंगे। और किसी का कोई Thank you. डाउट? वो हम सॉल्व कर देंगे। ओके।